तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते समय राजस्थान अध्ययन की कक्षा की किताब बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए आज हम लेकर आए कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन की किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी का साथ शुरू करते हैं कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला टॉपिक है प्राचीन सभ्यता, जिसमें पहला प्रश्न है कालीबंगा से संबंधित सत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। ऑप्शन बी 6000 वर्ष से अधिक प्राचीन सभ्यता स्थल है। ऑप्शन सी खुदाई से प्राप्त काली चूड़ियों के कारण कालीबंगा नाम पड़ा, जिसे पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ है चूड़। ऑप्शन डी कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की। तो ये चारों कथन हमारे सत्य हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। इसी के साथ दूसरा सवाल देखते हैं। तो कालीबंगा का उत्खनन बीबी लाल एवं बीके थापर द्वारा किया गया। तो बीबी लाल एवं बीके थापर द्वारा कालीबंगा का उत्खनन 1961 से 1962 के बीच किया गया, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही माना जाएगा। कालीबंगा के उत्खनन में कितने स्तर मिले, यानी कितनी परतें मिली है, कितने स्तरों में खुदाई का कार्य किया गया है। ऑप्शन डी सही होगा, 5 स्तरों में खुदाई का कार्य किया गया। कालीबंगा से किए गए उत्खनन से प्राप्त कितने स्तर हड़प्पा से पूर्व से संबंधित, यानी हड़प्पा से पूर्व की सभ्यता होने का प्रमाण देंगे। तो ऑप्शन बी होगा 2। ठीक है। 5वां क्वेश्चन कालीबंगा से किए गए उत्खनन से प्राप्त कितने स्थल हड़प्पा कालीन है, यानी हड़प्पा समय के कितने स्थल प्राप्त हुए। तो ऑप्शन सी 3। 6वां क्वेश्चन मकान बनाने में धूप में सुखाकर पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। ऑप्शन 1 कालीबंगा, ऑप्शन 2 पहाड़, ऑप्शन 3 गणेशर, ऑप्शन 4 सुनारी। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, कालीबंगा एवं पहाड़ सभ्यता में। ठीक है। 7वां क्वेश्चन किस सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले एवं हल्के थे, उनमें सुंदरता एवं सुडौलता का अभाव था। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, कालीबंगा। ठीक है। आगे बढ़ते तो 8वां क्वेश्चन किस सभ्यता से प्राप्त मर्दबाण लाल रंग के थे, जिन पर काली एवं सफेद रंग की रेखाएं खींची गई। तो ऑप्शन ए कालीबंगा सही माना जाएगा। ठीक है। मैं चारों क्वेश्चन का ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है, तो ज़्यादा पढ़ूंगा तो ज़्यादा समय हो जाएगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी, इसलिए जल्दी में क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य थे। ऑप्शन ए खिलौना बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मुहर। तो ये चारों ऑप्शन हमारे सही माने जाएंगे, क्योंकि कालीबंगा से खिलौनों की बैलगाड़ी मिली है, हवन कुंड मिले, लकड़ी की नालियाँ मिली है, बेलनाकार मुहरें मिली है और काली चूड़ियाँ वगैरह मिली है। 10वां क्वेश्चन कालीबंगा से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में छिद्र मिले, जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी का इलाज का प्रमाण मिलता है। तो इसमें कितने छिद्र थे, इस बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा। कालीबंगा से संबंधित साक्ष्य हैं जूते हुए खेत के, दोहरी फसल के, भूकंप के, शल्य चिकित्सा के और कब्रिस्तान के। तो 5 ऑप्शन हमारे सही माने जाएंगे, क्योंकि कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत के अवशेष मिले, दोहरी फसल के साक्ष्य मिले, भूकंप के और शल्य चिकित्सा, यानी जो बच्चे की खोपड़ी मिली है उसमें से 3 अधिकांश छिद्र वो भरे हुए, जिससे हमें पता चलता है कि शल्य चिकित्सा के यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं और कब्रिस्तान भी मिला हुआ है। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन 12 इस सभ्यता से प्राप्त के उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान लगाया जाता था। बी आहार सभ्यता किस सभ्यता के लोग मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाने थे, जो मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा में विश्वास करते थे। तो ऑप्शन ए होगा आहार सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 14 किस सभ्यता के उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो उसे लाल काले कोष्ठक में कृष्ण लोहित मृदबाण वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, आहार सभ्यता में। किस सभ्यता के लोग धूप में सुखाई गई ईंटों का एवं पत्थरों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी आहार सभ्यता होगा। यहाँ पे हमने कालीबंगा और आड़ को क्या ना माना, क्योंकि कालीबंगा में ईंट का
ईंट का धूप में सूखी ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे ईंट के साथ पत्थर दिया हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा आहड़। किस सभ्यता के लोग आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करते थे? तो ये गिलुंड सभ्यता। 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता जिसके अवशेष एक टीले के नीचे दबे हुए प्राप्त हुए, जिसे धूलकोट कहते हैं। ऑप्शन सी आहड़ सभ्यता से। आज सभ्यता की सर्वप्रथम 1953 में खोज या उत्खनन किसने किया? तो ये अक्षय कीर्ति व्यास ने। 19वां क्वेश्चन, तांबे के औजार व उपकरणों को अधिक प्रयोग के कारण किस सभ्यता का स्थल को ताम्रवती नगरी कहा जाता है? ताम्रवती सभ्यता आहड़ को कहा जाता है। ठीक है। 20वां क्वेश्चन, गिलकुंड सभ्यता के संबंध में सत्य कथन बताइए। क्वेश्चन 1, राजसमंद के बनास नदी के किनारे 2 टीलों का उत्खनन हुआ था। सेकंड, 1957 से 1958 के बीच बीबी लाल के निर्देशन में खनन हुआ। तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन 1998 से 2003 में पूना के वीएस शिंदे एवं पेनिनसिल्वेनिया के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसेल के निर्देशन में यह उत्खनन हुआ। चौथा ऑप्शन, यहाँ ये सभ्यता 1900 से 17 ईसा पूर्व की है। अर्थात ये चारों ऑप्शन हमारे सही माने जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। गिलकुंड से कितने प्रकार के मद्यपान मिले हैं? तो गिलकुंड से हमें 5 प्रकार के मद्यपान मिले हुए हैं। इसमें मैं व्याख्या इसलिए करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये हमसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर ही करे, जिसके उत्तर हम आपको साथ में बता रहे। ठीक है, क्योंकि व्याख्या करेंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और ये सीरीज़ हमारे पूरी नहीं हो पाई। लगभग मेरे ख्याल से इसके भी 2-3 पार्ट बन सकते हैं। ठीक है। गिलकुंड से प्राप्त मद्यपान है। ऑप्शन ए सादे, ऑप्शन बी काले, ऑप्शन सी पॉलिशदार, ऑप्शन डी भूरे, लाल एवं काले क्षितिज। तो अर्थात यहाँ से चारों प्रकार के मद्यपान हमें प्राप्त हुए। मद्यपान का अर्थ है कि बर्तन। ठीक है, आप कोई दूसरा मत समझिएगा। गिलकुंड से प्राप्त साक्ष्य नहीं है, तो मिट्टी का हल, ऑप्शन डी। गिलकुंड से हमें मिट्टी का हल नहीं मिला, बल्कि गिलकुंड से हमें मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियाँ भी मिली हुई। ये इम्पोर्टेंट है। कोठाई नदी के किनारे विकसित बागोल सभ्यता का उत्खनन के निर्देशन में 1967 से 1970 तक किया गया। तो ये किसके द्वारा खनन किया गया था? ऑप्शन ए वीएस मिश्र के द्वारा। 25वां क्वेश्चन, किस सभ्यता स्थल से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले जो इस सभ्यता के निवासियों को आखेट होने का प्रमाणित करते हैं? तो ऑप्शन सी बागोल सभ्यता। 26वां क्वेश्चन, मध्य पाषाण या लघु पाषाण उपकरण कालीन संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? तो ऑप्शन ए बागोल सभ्यता। किस सभ्यता स्थल से तांबे की छेद वाली सुई प्राप्त हुई है? तो बी बागोल से। इस केवल फैक्ट जो आपको याद होने चाहिए, जिसके साथ आपके क्वेश्चन भी सही बनेगा। किस सभ्यता से प्राचीन कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं? तो बी बागोल सभ्यता से। 29वां क्वेश्चन, गणेश सभ्यता के संबंध में सत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए गणेश्वर नीम का थाना सभ्यता कांगड़ी नदी के किनारे विकसित हुई। ऑप्शन 2 रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन हुआ। ऑप्शन 3 2800 ईसा पूर्व के अवशेष मिलते हैं। ऑप्शन 4 अत्यधिक मात्रा में तांबे के उपकरण मिलते हैं। तो अर्थात ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि चारों कथन सत्य है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन होता है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहते हैं? तो गणेश्वर को। किस सभ्यता स्थल से प्राप्त काले एवं नीले रंग के मद्यपान एक कृषक वन्य मद्यपान कहलाते हैं? तो गणेश्वर सभ्यता की। किस सभ्यता स्थल से प्राप्त तांबे उपकरण सर्वाधिक शुद्ध 90% शुद्ध यानी 90% है? तो ऑप्शन सी गणेश्वर सभ्यता होगी। गणेश्वर सभ्यता को तांबा आयात होता था हड़प्पा से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, सी दोनों से। इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि गणेश्वर सभ्यता से तांबा का केंद्र था, जो
बीजी सभ्यता को ज़्यादा तरह। अगला क्वेश्चन देखें तो सभ्यता स्थल जिस उत्खनन हास्य अग्रवाल ने किया था जहां से एक रोमन एपोरा एवं यूनानी सुराही मिली है, तो ऑप्शन ए श्रीमाल, पुस्तक में बिनमाल से। ठीक है। प्राग ऐतिहासिक कालिक सभ्यता स्थल जहाँ से समृद्ध लोहे उद्योग विकसित होने के साक्ष्य मिलते हैं, तो डी इसवाल से। बेराट सभ्यता स्थल से संबंधित पहाड़ियाँ हैं, ऑप्शन ए बिजक पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी भीम पहाड़ियाँ, ऑप्शन 3 महादेव पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी गणेश पहाड़ियाँ। तो ये चारों पहाड़ियाँ बेराट की सभ्यता से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेराट सभ्यता जहाँ से हड़प्पा सभ्यता व मौर्यकालीन लोह संस्कृति का अवशेष मिलने हैं का उत्खनन करने वाले थे, ऑप्शन ए दयाराम सानी, ऑप्शन 2 नील रतन बनर्जी, ऑप्शन 3 कैलाशनाथ दीक्षित, ऑप्शन 4 बी के थापर। तो हमारा ऑप्शन 1, 2 और 3 होंगे। ठीक है, ये सही होंगे, ऑप्शन चौथा सही नहीं माना जाएगा। किस सभ्यता स्थल से गोल मंदिर एवं अशोक का ब्राबू अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो सी बेराट से। किस सभ्यता का उत्खनन वी.एस. मिश्र के निर्देशन में हुआ जहाँ से ताम्र पाषाण सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं? इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा वासियों से भी था, तो ये बालाथल से। सुमेलित कीजिए, एक तरफ सोचिए दूसरी तरफ। ठीक है, ऑप्शन ए नगर, ऑप्शन बी ऑप्शन ए नगर, ऑप्शन बी नोह, ऑप्शन सी सुनारी, ऑप्शन डी जोधपुरा। तो नगर का संबंध होगा टोक से। ठीक है, और नोह का भरतपुर से, सुनारी का झुंझुनू से, जोधपुरा का जयपुर से। अर्थात किस ये सभ्यता स्थल कहाँ किस जिले में स्थित है? तो नगर सभ्यता टोक में, नोह सभ्यता भरतपुर में, सुनारी सभ्यता झुंझुनू में, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में स्थित है। सभ्यता स्थल उजियाना स्थित है, ब्यावर में। सभ्यता स्थल बोरोर एवं रंगमल स्थित है, श्री गंगानगर में। हड़प्पा सभ्यता के पतन 1800 ईसा पूर्व के लगभग के बाद विकसित आर्य संस्कृति के अवशेष राजस्थान में कहाँ से मिलते हैं? तो ऑप्शन ए अनूपगढ़, ऑप्शन 2 तरक खाना वाला डेरा, ऑप्शन 3 छक 66, ऑप्शन चौथी से। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, 1, 2, 3। अनूपगढ़ से तरखाना वाला डेरा, ऑप्शन 3 चक्र 66 से हमें अवशेष मिलते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक स्टार्ट है। दूसरा टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, दूसरा चैप्टर इतिहास का विभाजन काल। तो सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग में किया था। कब किया था? यानी 1800 ईस्वी में। ठीक है, 1829 में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉप ने किस भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? रायथन और राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। एकीकरण के किस चरण में सर्वसम्मति से इस भूभाग का नाम राजस्थान रखा गया? तो चौथे चरण में। महाभारत में उल्लेखित राजपूताना का प्राचीन क्षेत्र कौन सा था? तो मत्स्य जनपद। 48वां क्वेश्चन, सत्य कथन बताइए। महाई नदी के किनारे प्रतापगढ़ का भूभाग कांटल कहलाता है, जो 56 गांव का समूह है। प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य भूभाग 56 का मैदान कहलाता है। बैसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण उपरमाल कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी उदयपुर के आसपास पहाड़िया प्रदेश गिरवा कहलाती है। तो ये चारों कथन सत्य है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2, 3, 4। 49वां क्वेश्चन, संगत बताइए।
માંડ, जैसलमेर, बांगड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, आड़ोती, कोटा, मुंदी, शेखावटी, सीकर, झुंझुनू। अर्थात डी हमारा सही होगा। ये चारों संघर्ष सही सुमेलित है। इतिहास का काल जिसमें ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है अर्थात मानव लेखन काल से अपरिचित थे तो उसे कहते प्राक युग। ऑप्शन ए सही होगा। 51वां क्वेश्चन, इतिहास काल में जिसे लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध थे किंतु उनकी लिपि को पढ़ना संभव नहीं था उसे अर्ध युग कहते हैं। अर्ध युग कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। हड़प्पा सभ्यता से 600 ईसा पूर्व का समय कहलाता है अर्ध युग। 1870 में इसी के हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाण कालीन हैंड एक्स की खोज की थी, यानी कुल्हाड़ी की खोज की थी। सेंट कार ने झालावाड़ से पूर्व पाषाण कालीन अनेक उपकरण खोज किए थे। झालावाड़ से पूर्व पाषाण कालीन उपकरणों की खोज किसने की? तो बी आर्लची ने। राजस्थान में मध्य पाषाण कालीन उपकरण किन स्थलों से प्राप्त हुए थे? लुणी से, बेड़स नदी घाटी से, विराटनगर से। इसलिए ऑप्शन तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोलिथ युग संबंधित है। ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल से। माइक्रोलिथ युग लघु पाषाण उपकरण से संबंधित उपकरण है। तो ऑप्शन ए ब्लेड, ऑप्शन ए ब्लेड, ऑप्शन बी इग्रेवर, ऑप्शन सी ट्राइंगल, ऑप्शन डी क्रेसेंट, ऑप्शन ई ट्रेपेज, ऑप्शन एफ स्क्रैपर। यानी ये सभी माइक्रोलिथ युग से संबंधित हैं। राजस्थान में उत्तर नव पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर से। अर्थात ये चारों ऑप्शन हमारे सही होंगे। निम्नलिखित युगों में क्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। मध्य पाषाण युग, ताम्र युग और ताम्र पाषाण युग, ताम्र कांस्य युग, लोह युग। तो अर्थात ये चारों ऑप्शन सही है, लेकिन उन्हें क्रम व्यवस्थित करने के लिए मध्य पाषाण युग पहला आएगा, फिर आएगा ताम्र पाषाण युग, फिर आएगा ताम्र युग, फिर आएगा ताम्र कांस्य युग, फिर आएगा लोह युग। राजस्थान की ताम्र युगीन संस्कृति के प्राचीन स्थानों को सही सुमेलित कीजिए। पिंड पांडलिया जयपुर से, बी कुराड़ा नागौर से, सी साबड़िया चित्तौड़गढ़ से, डी नंदलालपुरा बीकानेर से। इसको सही सुमेलित करने के लिए तो पिंड पांडलिया तो होगा चित्तौड़गढ़ से, ये सही इसका युग में, ठीक है। फिर कुराड़ा होगा नागौर से, फिर साबड़िया होगा बीकानेर से, फिर नंदलालपुरा होगा जयपुर से। राजस्थान की ताम्र युगीन संस्कृति के प्राचीन स्थानों को सही सुमेलित कीजिए। तो महला होगी भरतपुर से, कोल महौली होगी सवाई माधोपुर से, बूढ़ा पुष्कर होगा अजमेर से, एलाना होगा जालौर से। फिर अगला क्वेश्चन, ताम्रकालीन संस्कृति का प्राचीन स्थल किराडोट किस जिले में है? तो ए जयपुर में। ताम्रकालीन संस्कृति से संबंधित स्थल है तो गणेश्वर, गिलून, जाडोल, पुंगल, ये चारों ताम्रकालीन संस्कृति से संबंधित है। राजस्थान में लौह कालीन संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं लौह, भरतपुर, जोधपुर सभ्यता जयपुर, सुनानी सभ्यता झुंझुनू, रेड सभ्यता टोंक से। ये चारों सभ्यता लोहकालीन संस्कृति के प्रमुख स्थल है। किस सभ्यता से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो नौहर सभ्यता। लोह को गलाने की भट्टियां एवं अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं जोधपुर एवं सुनानी सभ्यता से। लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहलाता था। रेड सभ्यता।
लोह काल के 600 ईसा पूर्व में विकसित स्लेटी रंग की चित्रित मध्यबाण संस्कृति प्रिंटेड ग्रे वेयर PWG के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो हमें ऑप्शन जोधपुरा से, सुनारी एवं नो सभ्यता से। अगला चैप्टर होता है जनपद काल। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में उल्लेखित 16 जनपदों में शामिल मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो ऑप्शन ए विराटनगर। शिव जनपद का क्षेत्र था मेवाड़। मत्स्य जनपद का उल्लेख किया गया है महाभारत, ऋग्वेद, सतपर ब्राह्मण, कौशिकी उपनिषद में, अर्थात चारों में किया गया है मत्स्य जनपद का। मत्स्य जनपद में शामिल थे जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर। तो ये सभी क्षेत्र मत्स्य जनपद में शामिल थे। आधुनिक राजस्थान में पूर्वी प्रदेश से संबंधित जनपद थे। ए मत्स्य, बी साल्व, सी अजुनायन, डी शिव। तो ये इससे आधुनिक राजस्थान में पूर्वी प्रदेश से संबंधित थे मत्स्य, साल्व एवं अजुनायन। मत्स्य जनपद का अधिकार करने वाला मत्स्य जनपद पर अधिकार करने वाले जनपद या राज्य थे। ए छेदी जनपद, बी मगध राज्य, सी मौर्य साम्राज्य, डी सीवी जनपद। अर्थात मत्स्य जनपद अधिकार करने वाले जनपद थे छेदी, मगध, मौर्य साम्राज्य। अगला चैप्टर है राजपूतों की उत्पत्ति। अगला चैप्टर है राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूत काल कहलाता है 17वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का काल। ठीक है। चीनी यात्री हिनसांग किस के काल में आया था? तो ऑप्शन बी अश्वधन काल में। राजपूत शासक का राजपूत शब्द का प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में, अर्थचरित्र में, कादम्बरी में, कालिदास के नाटक में, अर्थात चारों में उसका राजपूत शब्द का उल्लेख मिलता है। राजपूतों की उत्पत्ति भारतीय आर्य राजन्य वर्ग से मानने वाले विद्वान थे। तो GH ओझा एवं CV वेद ने आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ द्वारा हवन कुंड की रक्षा हेतु उत्पन्न किए गए वीर योद्धा थे। परमार, चालुक्य, प्रत्यार, चौहान, चारों वीर योद्धा अग्निकुंड से उत्पन्न किए गए थे। चंद्रवदाय द्वारा अपने ग्रंथ पचरा रासों के अनुसार ऋषि वशिष्ठ के हवन कुंड की रक्षा तो सबसे अंत में किस वीर योद्धा को उत्पन्न किया गया था? चौहान। गुल वंश की उत्पत्ति नागौर ब्राह्मणों से मानने वाले विद्वान कौन थे? इन्होंने बिजली अभिलेख के आधार पर माना है। तो ऑप्शन डी ए होगा, DR भंडारकर ने। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों की उत्पत्ति में किस भारतीय सिद्धांत का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करने के लिए उत्पत्ति विदेशक सिथियन जाति से बताया है? तो सी अग्निकुंड सिद्धांत को। कर्नल जेम्स टोड ने किस सामंताओं के आधार पर राजपूतों को की उत्पत्ति सिथियन जाति से बताई है? तो ऑप्शन चारों सही होगा। अश्व पूजा, अश्वमेघ, अस्त्र पूजा, मूर्ति पूजा एवं अस्त्र शिक्षा के कारण। राजपूतों की उत्पत्ति हुणों से बताने वाले विद्वान थे तो VS स्मिथ। अगला टॉपिक है गुहिल राजवंश। गुहिल राजवंश की उत्पत्ति इराक के शासक नौशिका से संबंधित बताई थी। बी अबुल फजल ने। कर्नल जेम्स टोड ने गुहिलों की उत्पत्ति किस सन से मानी है? तो वल्लभी से। गुहिलों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताने वाले विद्वान थे मुनत नैन्सी एवं गोपीनाथ शर्मा। वरिशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार गुहिलादित्य ने शासन की शुरुआत कब की? तो 566 ईस्वी में। गुहिल राजवंश मेवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक था। तो ये सी बप्पा रावल। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल ने 774 ईस्वी में मेवाड़ चित्तौड़ में शासक को हराकर किस शासक को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया? तो मान मौर्य। बप्पा रावल के समय गुहिलों की राजधानी थी तो नागदा। बप्पा रावल ने कितने वर्ष तक शासन किया? तो 19 वर्ष तक। बप्पा रावल द्वारा निर्मित एक लिंगी मंदिर कैलाशपुरी के किस संप्रदाय से? तो लकुलिस।
गुहिल वंश के कुल देवता थे? तो एकलिंग थे। सत्य कथन बताइए। ए जी.एस. ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम था कालभोज। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। वीर विनोद के रचयिता कविराज श्यामल दास के अनुसार बप्पा के किस राजा का नाम नहीं बल्कि ये एक उपाधि है। तो दोनों कथन सत्य है। चित्तौड़ पर विदेशी आक्रमण होने पर उन्हें मुकाबले की चुनौती स्वीकार कर सिंध तक खरीदने वाला प्रथम गुहिल शासक था तो बप्पा रावल। जयद्रथ सिंह ने चित्तौड़ पर शासन किया था तो 1213 से 1253 तक। गुहिल शासक जयद्रथ सिंह को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार करके इसे राजधानी बनाया था तो परमाणु में। 1227 में लड़े गए भूताला के युद्ध में जयद्रथ सिंह ने किस सल्तनतकालीन शासक को हराया था जिसे इसका वर्णन जय सिंह सूरी के ग्रंथ भूमिबर्धन में किया गया? तो इल्तुतमिश को। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार दिल्ली में गुलाम शासक के समय मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन था? इसकी वीरता की प्रशंसा विरोधियों ने भी की है तो जयद्रथ सिंह। निम्न में से किस शासक का शासनकाल सबसे कम था? तो रावल रतन सिंह का। अलाउद्दीन खिलजी के 1303 में रतन सिंह को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार करके दुर्ग का नाम क्या रखा गया? तो खिजराबाद। सत्य कथन का चयन कीजिए। रतन सिंह एवं रानी पद्मिनी कथा का वर्णन 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन बी दशरथ शर्मा पद्मावत कथा का समर्थन करते हैं। ऑप्शन सी रतन सिंह अपने सेनापति गोरा बादल के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ऑप्शन डी रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने 1303 में जौहर किया थे। अर्थात चारों ऑप्शन सही होंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ को जीतकर यहाँ का प्रशासक किसे बनाया? तो ऑप्शन डी खिज्र खां को। चित्तौड़ के प्रथम शासक का वर्णन इतिहासकार ने अपने ग्रंथ ख्वाजान उन फुतू में किया है तो अमीर खुसरो द्वारा। प्रमुख राजा एवं उनका शासनकाल को सुमेलित कीजिए। तो राणा आमिर का होगा 1326 से 1364। राणा लाखा का होगा 1382 से 1421। महाराणा मोकल का होगा 1421 से 1433। महाराणा सांगा होगा 1509 से 1528। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार अमीन ने चित्तौड़ पर अधिकार करके गोहिल वंश की पुनः स्थापना की तो 1326 में। राणा आमिर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ किस युद्ध में के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? मेवाड़ का उद्धार किसे कहा जाता है? तो राणा आमिर को। राणा आमिर को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन या विकट आक्रमण में सिंह सर्जक कहा गया है। आमिर ने बांसवाड़ा में युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को हराया था तो सिंगोली के युद्ध में। सत्य कथन पर चेंज। लाखा का विवाह मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई के साथ हुआ। लाखा के पुत्र चूड़ा ने राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता। लाखा के समय जावर से चांदी एवं शीशे की खाने मिली। एक बंजारा ने पिछोला झील का निर्माण कराया तो अर्थात ये चारों ऑप्शन सही है। मेवाड़ महाराणा की हत्या 1433 में जिलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा मेरा एवं महप्पा पवार के साथ मिलकर की गई तो ऑप्शन सी मोकल के द्वारा। तो मोकल के द्वारा क्या? मेवाड़ महाराणा मोकल की। चूड़ा ने महाराणा मोकल 1421 से 33 प्रारंभिक संरक्षण के रूप में कार्य किया था, फिर नाराज होकर मांडू चला गया तो चुंडा का। राठौड़ का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर मेवाड़ी सामंतों का विश्वास प्राप्त कर शासक बने थे कुंभ तो ऑप्शन डी कुंभा। महाराणा कुंभा 1433 से 68 के समय शक्ति का प्रमुख केंद्र थे कुंभलगढ़ एवं चित्तौड़गढ़। महाराणा कुंभा 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के किस शासक को हराया था? तो महमूद खिलजी प्रथम को। महाराणा कुंभा के समय गुजरात मेवाड़ विवाद का प्रमुख कारण था नागौर का उत्तराधिकारी विवाद।
महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस क्षेत्र को जीतने की खुशी में किया था, अर्थात मालवा को। महाराणा कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया था। 1453 राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किसके साथ किया गया, तो रायमल के साथ। 1456 में चंपानेर की संधि किसके मध्य हुई, तो ऑप्शन महमूद खिलजी प्रथम मालवा ऑप्शन बी महमूद खिलजी प्रथम मालवा, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के मध्य। कविराज श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 64 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ स्वामी एवं श्रृंगार मंदिर किस दुर्ग में स्थित है, चित्तौड़गढ़। महाराणा कुंभा कालीन निर्मित मंदिर है, तो रणकपुर मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर एवं श्रृंगार सौरी मंदिर, चारों मंदिर महाराणा कुंभा कालीन है। संस्कृत के ग्रंथ एक महात्म्य के लेखक कौन थे जो महाराणा कुंभा के दरबारी थे, तो कान्व व्यास। ग्रंथ जो मूल रूप से महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए थे, तो संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध। वे ग्रंथ जो मूल रूप से महाराणा कुंभा द्वारा लिखित नहीं थे, तो चंडी शतक, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की, तो अत्रि, महेश और भट्ट द्वारा। महाराणा कुंभा की उपाधियाँ थी, तो राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, अर्थात चारों उपाधियाँ थी। महाराणा कुंभा की उपाधियाँ है हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, छकवे गुरु, हिंदू सुल्तान, अर्थात हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य और छकवे हिंदू सुल्तान। मेरे ख्याल से यहाँ पे चारों हो गए, ऑप्शन बी सही होगा। महाराणा कुंभा को अंतिम समय उन्माद रोग मेनिया हो गया था। इस समय उनके पुत्र ने 1468 में हत्या की थी, तो उनके पुत्र उदा ने। इंदुपत के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा ने शासक बनने से पूर्व अपने भाइयों से संघर्ष का सामना किया था, पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह से। महाराणा सांगा के राज्याभिषेक से 1509 के समय मालवा का सुल्तान कौन था, तो नासिरुद्दीन। चंदेरी एवं नंदिनी राय के सहयोग से मालवा का सुल्तान कौन बना, जिसे के बाद महाराणा सांगा के पराजित कर बंदी बनाया था, महमूद खिलजी। महाराणा सांगा एवं गुजरात के मजबूत शाह के बीच संघर्ष का कारण था, तो इधर का उत्तराधिकार युद्ध, नागौर का प्रभुत्व स्थापित करना और मालवा का सहयोग। महाराणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत शासक इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया, तो एवं खातौली का युद्ध एवं बांडी का युद्ध। महाराणा सांगा ने कौन से युद्ध में दिल्ली के मुगल शासक को पराजित किया, तो बयाना एवं खानवा के युद्ध में। बयाना एवं खानवा का युद्ध क्रमशः लड़े गए फरवरी एवं मार्च 1727 में। तोप खाने एवं तुलुगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप से खानवा युद्ध में किया गया। महाराणा सांगा 13 जनवरी 1928 का देहांत की समाधि कहाँ पर बनी हुई है, तो मांडलगढ़। महाराणा सांगा की मृत्यु महाराणा सांगा की समाधि कहाँ बनी हुई, तो मांडलगढ़। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ शासक कौन बना, तो रतन सिंह। महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बंदी से बचाया था। कुंभलगढ़ 1537 में किस सहयोग से उदय सिंह का राज्याभिषेक किया गया, तो मालदेव द्वारा। उदय सिंह ने 1540 में किस युद्ध के दौरान मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या की कर मेवाड़ को पैतृक सत्ता प्राप्त की, तो मालवी का युद्ध। उदयपुर में मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण उदय सिंह द्वारा करवाया गया। उदय सिंह 1559 में उदयपुर की स्थापना कर इसे अपनी राजधानी बनाया। इसे ठीक पूर्व राजधानी थी, तो चित्तौड़गढ़। अक्टूबर 1969 में उदय सिंह के समय अकबर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व किसने किया, तो जयमल फत्ता ने। चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके 1568 के अकबर ने आगरा के किले के बाहर हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगाई थी, जयमल फत्ता की। तो
तो दोस्तों आज के लिए ये वीडियो यहीं पे रखते हैं, क्योंकि आज हमने 150 क्वेश्चन तो देख लिए राजस्थान की कक्षा 10 की पुस्तक से, और आगे के क्वेश्चन होंगे वो हम लगभग 2-3 वीडियो जितनी बनेंगी उसमें आपको प्रोवाइड करा देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।